नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जैविक खेती का कैसे हम सर्टिफिकेट प्राप्त करें, अर्थात जैविक खेती का प्रमाणीकरण कैसे होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, इसके बारे में हम देखेंगे। होता क्या है कि हमारा जो किसान होता है वो जैविक खेती कर रहा है, 4-5-6 साल से वो जैविक खेती करता है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट न होने की वजह से या उसके पास जानकारी न होने वजह से कि हम कहाँ जाके अपना जो सर्टिफिकेशन है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके जो जैविक उत्पाद होता है उसका उसे एक जो वांछित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे हम सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। ये एक तरीके से किसान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे हम ऑर्गेनिक खेती का सर्टिफिकेशन करते हैं इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एमसीक्यूज के रूप में। इससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आखिर जैविक खेती होती क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जैविक खेती कहेंगे कि एक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल से जो खेती की जाती है, इसको हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बजट खेती, यौगिक खेती या स्वतः जैविक खेती ये कह सकते हैं कि पर्माकल्चर जिसे हम कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो जैविक खेती में सामान्यतः होता क्या है कि हम केमिकल का लगभग न के बराबर यूज करते हैं, चाहे वो हमारा फर्टिलाइज़र में जो फर्टिलाइज़र है और या हमारा पेस्टिसाइड जो है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड्स है, इन सभी का कहेंगे कि एक तरीके से वीड कंट्रोल के लिए भी हम हर्बिसाइड्स का यूजेज न के बराबर करते हैं। तो जैविक खेती क्यों करें, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो ये है कि आखिर किसान क्यों करे, आज क्या इसकी आवश्यकता है, जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि दुनिया में अभी तक जो एक तरीके से खेती योग्य भूमि है उसका 1.2% भाग पे ही अभी तक जैविक खेती की जाती है। और जैसा एक सिक्किम जो हमारा फर्स्ट स्टेट कह सकते हैं, तो ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैविक खेती से प्राप्त उत्पादन की कीमत, अर्थात जो जैविक खेती से अगर कोई किसान जैविक खेती करता है तो उसका अगर वीट का, एक नॉर्मल वीट का दाम जो रहेगा उससे डबल तिबल कह सकते हैं कि दुगुना तिगुना जो दाम हमें उस वीट क्रॉप का मिलता है। चाहे वो सब्जियां हो तो एक जो सामान्य सब्जी होती है और अगर एक ऑर्गेनिक सब्जी है तो उसके दाम में जो है कहेंगे कि प्राइस में डिफरेंस होता है। तो ये एक किसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए अगर किसान जैविक खेती करता है तो उसे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जैविक खेती का कारण ये भी है कि जैविक खेती में क्या हुआ है कि जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति कब आई, मुझे लग रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे ये 100% जानते होंगे, तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। तो हरित क्रांति आने के बाद, हरित क्रांति क्यों आई ये भी हमें मालूम है कि एक तरीके से फर्टिलाइजर्स का हमने अच्छे से यूजेज किया, ज़्यादा यूजेज किया, कीटनाशी का यूजेज हुआ, तो इसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है, अर्थात हमारा जो सॉयल है, हमारा जो एयर है और जो वाटर है, वो क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। साथ ही साथ इसके रेसिड्यूज जो है हमारे प्लांट में, सॉयल में होने की वजह से हमारे प्लांट में, पौधे में जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा फूड बन रहा है, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप्स हो, इनमें सभी में जा रहा है, और जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट और हमारे लिए हानिकारक है। तो इस के लिए भी, अर्थात हम एक शुद्ध अगर भोजन करें, एक ऑर्गेनिक भोजन करें, उसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। तो ये दो ऑब्जेक्टिव एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा कह सकते हैं किसान लाभदायक, उसे बेनिफिट अच्छा खासा इनकम प्राप्त हो सकता है। चलिए, जैविक खेती से कुछ महत्वपूर्ण पहलू किसे, जैसे हम गर्मी में गहरी जुताई कर दें तो ये भी एक पार्ट होता है हमारा जैविक खेती का। बीज शोधन करें, बीज शोधन में हम जैसे पंचगव्य है, देसी गाय के मूत्र, ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, इन सभी का यूजेज कर सकते हैं। अब जैसे ट्राइकोडर्मा है, ये किसके लिए, मैंने काफ़ी कुछ वीडियो में आप सभी को बताया है। तो ट्राइकोडर्मा यूज फॉर किसके लिए होता है, राइजोबियम किसके लिए होता है। साथ ही साथ हम खरपतवार नियंत्रण में एक तरीके से मैनुअली करें तो वो एक अच्छा रहेगा, ना कि हम हर्बिसाइड का यूज करें। साथ ही साथ हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग देखिए क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से है, तो मल्चिंग से वेट कंट्रोल होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पौधों में पोषण की बात करें, हम हरी खाद का यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही भाग है। फसल चक्र का पालन करें, जो भी किसान हैं अगर वो क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्र का पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग
फार्मिंग का कंपोनेंट है। साथ ही साथ कीट रोग नियंत्रण के लिए हम IPM या IDM जो टेक्निक है उनका यूज करें। जैविक कीटनाशी का यूज करें। देखिए जैविक कीटनाशी से रिलेटेड ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे बैसिलस थ्रूजेंसिस है तो BT कहेंगे 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, या स्यूडोमोनास है, NPV है। तो इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उपलब्ध कराया है, और अगर आप सभी कहेंगे तो मैं इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं तो एक वीडियो में मैं एडिशनल, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बस ये बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बीजामृत कैसे तैयार करते हैं, जीवामृत कैसे, ये अमृत पानी, पंचगव्य, ये डिफरेंट ऐसी कहेंगे कि टेक्निक्स हैं, कहेंगे कि ये आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के इंक्लूड होती हैं। तो हम इनसे गौमूत्र 10 पर्णी सप्ताह, नीम गौमूत्र सप्ताह, ये कहेंगे कि मिर्च अदरक का सतह, तो ये डिफरेंट कुछ ऐसे हैं जिनका हम यूजेज करके ऑर्गेनिक तरीके से इंसेक्ट या उनका कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम मेजर जो हम इस टॉपिक में देखने वाले थे कि जैविक खेती की प्रमाणीकरण की क्या प्रक्रिया होती है। कोई अगर हमारा एक किसान है, मान लेते हैं कि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, लेकिन उसे सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा? तो उसे सर्टिफिकेट जो प्राप्त होगा वो 2 तरीके से होगा। जैविक प्रमाणीकरण की 2 विधियाँ हैं। एक तो है थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण। तो थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टूडेंट हैं, मैं उनको अभी जैसे थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण क्या होता है, तो ये विशेष रूप से हम निर्यात के उद्देश्य, अगर कोई हमारा किसान है वो अपना प्रोडक्ट जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या अंदर कहीं कंट्री में बेचना चाहता है, वो भारत से बाहर बेचना चाहता है, तब उसे थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण में एक तरीके से यहाँ से सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? एपीडा। तो देखिए एपीडा द एग्रीकल्चरल, ये इसका पूरा नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है आपके एक तरीके से निर्यात के उद्देश्य से। और थर्ड पार्टी जो प्रमाणीकरण हेतु जो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें स्पेशल रूप से, तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है वो हमारी आलमबाग लखनऊ में है, जो कि एपीडा द्वारा अधिकृत है। अर्थात अगर यूपी की बात करें, यूपी रेफरेंस में, तो एपीडा के द्वारा जो है वो किसके द्वारा? राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो यूपी की है आलमबाग में, उसके द्वारा की जाएगी। तो जो भी अगर विदेश में अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना कृषि उत्पाद, तो उनके लिए थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण। दूसरा एक होता है PGS इंडिया, तो कहेंगे कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रमाणीकरण जो है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो आपका कहाँ है? गाजियाबाद में है। एक क्वेश्चन ये भी, तो कहेंगे कि NCOP, तो AFF, तो इसका भी एक तरीके से, और ये कहाँ है? हमारा गाजियाबाद में, जिसकी वैधता देश के अंदर, अर्थात हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, धान, गेहूँ, आलू, जो भी हमारा ऑर्गेनिक अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हमें अगर देश के अंदर बेचना है तो हमें द्वितीय अर्थात PGS सिस्टम के अंतर्गत कर सकते हैं। और अगर हमें देश के अंदर के साथ साथ हम बाहर भी बेचना चाहते हैं तो हमें थर्ड पार्टी करना होगा। तो ये 2 संस्थाएं हो जाएंगी। अब क्या इसका अदर प्रोसीजर होता है? तो वर्तमान में जैविक खेती से संबंधित केंद्र पोषित पर कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत PGS से इंडिया प्रमाणीकरण क्लस्टर अप्रोच 50 हेक्टेयर के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर आधारित है, जिसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निम्नवत है। तो देखिए ये जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ये आपको 3 वर्ष, इसको सर्टिफिकेट प्राप्त करने में हमें 3 साल लग जाते हैं। अब प्रथम वर्ष क्या होगा कि सर्वप्रथम कृषकों को इच्छुकता के अनुसार पर, जो कृषक इच्छुक हैं वो एक अपना क्या बनाते हैं? क्लस्टर का गठन करेंगे, और इस क्लस्टर का गठन करके जो PGS इंडिया है उस पर एक शपथ पत्र होगा, और उस पर जो सभी सदस्य होंगे जिन्होंने एक क्लस्टर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने लोगों का एक क्लस्टर है, तो वो एक तरीके से उस पर हस्ताक्षर करेंगे। और जिसके उपरांत कृषकों को जो फार्म हिस्ट्री होती है, जो उनके फार्म है, उनके फार्म की जो हिस्ट्री है, वो एक तरीके से राष्ट्रीय जैविक केंद्र जो गाजियाबाद में स्थित है, वहाँ की जो अधिकृत रीजनल काउंसलिंग होगी कि उसके माध्यम से वहाँ गाजियाबाद जो है वो PGS जाएगी। और साथ ही साथ ये PGS पोर्टल पर इसका क्या कर दिया जाएगा? पंजीकरण कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट
वर्ष आपका क्या हो गया, पंजीकरण हो गया। एंड उसके बाद कहेंगे क्लस्टर के कृषकों के प्रक्षेत्र से जो है एकत्रित मृदा नमूना अर्थात वहाँ से कम प्रति क्लस्टर प्रति वर्ष 21 सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान को उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया है उस पर जो संस्तुत की गई है कि किसान को इतने मात्रा में जैविक खाद मिट्टी में डालना है तो वो उसको डालेगा। और द्वितीय और तृतीय वर्ष कराए गए मृदा परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर ही प्रमाणीकरण तो कहने का मतलब ये जो सॉइल टेस्टिंग होती है, अगर एक 50 लोगों का एक क्लस्टर है तो कम से कम 21 नमूना लिया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा, फिर उसके आधार पर उसे संस्तुत किया जाएगा कि आप इतना बायोपेस्टिसाइड यूज कीजिए और किसान उसको यूज करता है। तो ये तीनों वर्ष हमें करना है। एंड क्लस्टर के कोऑर्डिनेटर के रूप में कृषकों द्वारा चयनित लीड रिसोर्स पर्सन के सहयोग से, अर्थात उसमें एक हमारा जो कोऑर्डिनेट के कहेंगे कि क्लस्टर में कोऑर्डिनेटर अर्थात सामंजस्य बनाने के लिए एक हमारा लीड रिसोर्स पर्सन होगा और वो जो लीड रिसोर्स पर्सन होगा वो कृषक स्तर पर एक तरीके से क्या करेगा, पीयर अप्रेजल अर्थात सहकर्मी मूल्यांकन अर्थात साथ में जो काम करने वाले हैं वो मूल्यांकन करते हैं और जिसमें क्लस्टर के कृषकों द्वारा कम से कम 3 सदस्य अर्थात जो क्लस्टर के सदस्य हैं किसान हैं उसमें से कम 3 सदस्य रहेंगे कि कई कृषक समितियां बनाकर क्लस्टर के समस्त कृषकों के जैविक प्रक्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। अर्थात ये 3 लोगों का एक क्लस्टर से 3 लोग सदस्य हो गए और फिर ये एक कई कृषक समितियाँ फिर एक तरीके से बना के फिर ये जाते हैं सबके फील्ड पे जाएंगे और उनका जो है एक तरीके से जैविक प्रक्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और जैविक उत्पाद की जो सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए परस्पर समूह मूल्यांकन अर्थात एक तरीके से जो किसान होता है वो एक दूसरे के फील्ड पे जाता है और कह सकते हैं कि ये देखता है कि क्या किसान सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जो उत्पाद है वो सत्य है कि नहीं है। तो प्रत्येक फसल अवधि में कम से कम एक निरीक्षण ये जो होता है वो किया जाता है और किसान अर्थात एक तरीके से सहकर्मी द्वारा ही। एंड सहकर्मी मूल्यांकन शीट व फार्म हिस्ट्री के आधार पर क्लस्टर द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि ग्रुप के कितने सदस्य जैविक प्रमाण पत्र के योग्य हैं। अर्थात इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत ये टिपिकल वर्क है, अगर किसान चाहता है तो बड़े आसानी से ये वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है क्योंकि ये सहकर्मी मूल्यांकन है उसके साथ में, तो इसमें चीटिंग या इस तरीके से कुछ होने के चांसेज नहीं रहते। और फार्म हिस्ट्री जो फार्म की हिस्ट्री है उसके आधार पे जो ये क्लस्टर के जो क्लस्टर होता है द्वारा एक तरीके से समूह में वो निर्णय लेता है कि क्या इस क्लस्टर में जितने सदस्य हैं उसमें से कितने ऐसे सदस्य हैं जिनको जैविक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, अर्थात उन्होंने एक अच्छे तरीके से खेती की है, जो चीज़ें बताई गई थी उसके आधार पे की है। तो ये फर्स्ट वर्ष कहेंगे कि ये प्रथम वर्ष ये पूरे प्रोसीजर होते हैं। द्वितीय वर्ष में क्या होता है कि क्लस्टर के जो कृषक होते हैं वो जैविक उत्पाद का रैंडम आधार पर रीजनल काउंसिल द्वारा सैंपल अर्थात 8 सैंपल प्रति क्लस्टर एकत्रित कराकर एपिडा अधिकृत जो हमारी NABL लैब होती है वहाँ रेसिड्यू एनालिसिस के लिए भेजती है। अर्थात दूसरे वर्ष क्या हो रहा है कि जैसे हमारा कोई उत्पाद है, हमने आलू का प्रोडक्शन किया है तो उस आलू को एक तरीके से हम एक क्लस्टर में कम से कम 8 सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कलेक्ट करके जो एपिडा द्वारा अधिकृत लैब है NABL वहाँ पे उसको भेज देंगे। फिर वहाँ से रेसिड्यू इफेक्ट क्या होता है, हो सकता है किसान भाई नहीं जानते हो, बाकी एग्रीकल्चर स्टूडेंट तो जान ही रहा है। रेसिड्यू इफेक्ट उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर फर्टिलाइजर तो नहीं है या आपने केमिकल का यूज़ तो नहीं किया है, केमिकल के अंश उसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। अगर नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपका लैब द्वारा पास कर दिया जाएगा। एंड अवशेष रेसिड्यू एनालिसिस रिपोर्ट के बाद लोकल ग्रुप समरी शीट कृषक फार्म हिस्ट्री तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिपोर्ट ऑनलाइन जो है वो आपकी PGS इंडिया पोर्टल पर फीड कर दिया जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट अच्छी आती है, जो रिपोर्ट एनालाइज की गई है रेसिड्यू, वो लोकल ग्रुप समरी जो लोकल ग्रुप द्वारा एक तरीके से आपकी जांच की गई थी, जो कृषक का फार्म की हिस्ट्री है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो रिपोर्ट है वो PGS इंडिया पोर्टल पर क्या कर दी जाएगी, फीड कर दिया जाएगा, जिसका मूल्यांकन रीजनल काउंसिल द्वारा किया जाता है। उसके बाद पूरे क्लस्टर को PGS इंडिया ग्रीन लोगो
निर्गत किया जाएगा। अर्थात आपको दूसरे वर्ष ही कह सकते हैं कि पीजीएस इंडिया ग्रीन लोगो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा उस पर हमें इस तरीके से लोगो दिख सकता है, तो पीजीएस इंडिया का कहेंगे कि ग्रीन लोगो हमें निर्गत कर दिया जाएगा, जो कि आंशिक जैविक रूप से जैविक होती है, अर्थात ये आंशिक होगा। तो ये दूसरे ईयर का प्रोसीजर हो जाएगा, आपको दूसरे ईयर पीजीएस इंडिया ग्रीन लोगो प्राप्त हो गया। तीसरे वर्ष आपका क्या होगा कि इसी प्रक्रिया को, अर्थात जो दूसरे वर्ष हुआ था रेसिड्यू एनालाइज होगा और सब चीज़ें होंगी, तो वो फिर से आपको होगा और फिर तृतीय वर्ष में आपको पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक लोगो सहित प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है। अर्थात अभी पीजीएस इंडिया क्या आपको प्राप्त हुआ द्वितीय वर्ष ग्रीन लोगो, लेकिन जब आपको पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्राप्त हो गया तो फिर ये पूर्ण रूप से जैविक होता है और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये 1 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका हो गया एक तरीके से। अब किसानों के ये भी हो सकता है कि क्या ये जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा फ्री में प्राप्त होगा या इसके लिए कुछ शुल्क है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। देखिए, जो आपका फाइनल जब प्राप्त होगा तो अगर पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो है पूर्ण रूप से जैविक है, और अगर पीजीएस इंडिया ग्रीन का टैग प्राप्त होता है तो ये आंशिक रूप से जैविक होता है। कृषकों को निर्गत प्रमाण पत्र पर यूनिक आईडी जारी कर दी जाती है तथा क्लस्टर एवं कृषक से संबंधित कहेंगे समस्त डाटा पोर्टल पर डोमेन में एक तरीके से रख दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता ऑनलाइन जैविक उत्पाद कृषक और रीजनल काउंसिल से संबंधित समस्त जानकारी है प्राप्त कर सके। तो एक तरीके से ये, और इसका जो निर्गत प्रमाण पत्र होता है उसका वैलिडेशन 1 वर्ष के लिए ही होता है। साथ ही साथ अगर हम वर्तमान में जैविक प्रमाणीकरण शुल्क की बात करते हैं तो देखिए, इसके लिए आपको सूचना एवं आवेदन, जब आप पहली बार आवेदन करेंगे तो 300 रुपया है, मूल्यांकन एवं पत्रावली तैयार करने के लिए 500 रुपया, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण शुल्क लघु समूहों हेतु 100 कृषकों के लिए अगर है तो 1000 रुपये किया जाता है जो कि वार्षिक है। निरीक्षण प्रमाणीकरण शुल्क बृहद समूह अगर 100 किसान से अधिक हैं तो 3000 रुपये। तो इस तरीके से ये पूरा स्कोप प्रमाण पत्र, विनिमय प्रमाण पत्र, यात्रा व्यय, प्रयोगशाला में जो परीक्षण किया जाता है उसका 2000 रुपये, तो वार्षिक नवीकरण 750 रुपये। तो ये पूरा का पूरा हमारा शुल्क होता है। ये पूरा हमारा एक तरीके से जैविक, जो अगर कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है तो ये पूरा का पूरा कहेंगे कि ये रुपया हो जाएगा जो एक बार किसान को लगता है। तो ये एक कहेंगे कि जैविक किसान कैसे हमारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर हो गया कि उसे प्रथम ईयर एक तरीके से आवेदन कर देना है, फिर वो सॉइल टेस्टिंग होगी, उसके आधार पर उसे अपने प्रोडक्शन करना है, फिर दूसरे ईयर रेसिड्यू टेस्ट होगा, फिर तीसरे ईयर रेसिड्यू टेस्ट होगा। इस आधार पे उसे एक तरीके से पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्राप्त हो जाता है, लोगो का एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी किसान हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको ऑर्गेनिक खेती के लिए एक तरीके से, क्योंकि उनको 2 तरीके से हैं। वो एक तरीके से हमारा जो किसान होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और कह सकते हैं कि 2 तरीके से। एक तो वो अगर ह्यूमैनिटी के रूप में देखा जाए तो मानवता के रूप में, तो वो पूरे भारत को एक तरीके से ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कहेंगे कि फूड जो है उपलब्ध करा सकता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो इस समय तमाम बीमारियां फैल रही हैं, अगर शुद्ध भोजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों में कमी आएगी। दूसरा क्या है कि अगर वो ऑर्गेनिक खेती करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको जहाँ एक सामान्य उसके प्रोडक्शन का दाम मिलता है, वहाँ उसे ऑर्गेनिक खेती के रूप में अच्छे दाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर उसका ऑर्गेनिक खेती अच्छी रहती है, उसका बीच बीच में टेस्टिंग होती रहेगी, और अगर उसका प्रोडक्ट पूरी रूप से ऑर्गेनिक है तो बाहर विदेशों में भी उसका प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाएगा, तो उसे 100% ये श्योर है कि उसे अच्छी इनकम प्राप्त होगी। तो अगर किसानों को अपनी आय इनकम करने के साथ साथ समाज का हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आप सभी को संक्षिप्त में बताने की कोशिश की हैं। जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो किसानों के पास भी इसको शेयर करें, जिससे जो किसान है हमारा वो लाभान्वित हो सके। दूसरी चीज़, अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो अपने ज़िले में, जैसे अगर यूपी की बात करते हैं तो अपने ज़िले के जो
कहेंगे कि जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी या हमारा कह सकते हैं कि उप कृषि निदेशक, कहेंगे कि उनके पास जाके इसके बारे में, या हमारा जो हर एक ब्लॉक में एक गोदाम है, कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे तो जो भी हमारे कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं वो 100% आपको एक तरीके से लाभ पहुंचाएंगे, आपको जो भी जानकारी होंगी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक तरीके से मेरा छोटा सा एक था कि आप सभी जो भी किसान हैं लाभान्वित होंगे। मुझे उम्मीद है अगर 10 भी किसान आगे आते हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी अगर वो दूर हो जाती है। अगर किसी तरीके से कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे, तो कोशिश हमारी रहेगी कि आप सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए अगर कोई भी कन्फ्यूजन टाइप का है। एंड जैविक खेती के स्थायित्व प्रदान करने के लिए देखिए हमारा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रदेश में बांदा और झांसी में 10 लाख की लागत से एक ऑर्गेनिक आउटलेट स्थापित किया गया है। तो ये आपका जनपद बांदा एंड झांसी में है। तथा गोमती नगर लखनऊ में जैविक कृषि बाजार का आयोजन, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जो गोमती नगर लखनऊ है वहाँ पे एक जैविक कृषि बाजार का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार तथा रविवार को आयोजित किया जाता है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे भी जाके आप जो किसान हैं वो अपने जैविक उत्पादों का विक्रय कर सकते हैं। अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हम वहाँ जाके आपको एक तरीके से लखनऊ में या बांदा झांसी में वहाँ पे जाके हम ऑर्गेनिक जो हमारा उत्पाद है उसको हम बिक्री कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है वीडियो ये आप सभी को पसंद आया होगा। कुछ लाभदायक जानकारियाँ, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे हमारा वो किसान है उसको एक तरीके से सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी।